अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ कर सकें। होप सो आपने दुरूद पढ़ ली होगा। चलिए पढ़ते हैं कहानी की तरफ। फ़िल्म के आगाज़ में एक ज़ख्मी लड़की घबराहट की हालत में जंगल से भागती हुई आती है और एक घर में दाखिल होती है। ऐसा लगता है जैसे ये घर इसी का हो। वो बिस्तर के नीचे छुप जाती है और बहुत डरी हुई होती है और सहमी हुई होती है। एक औरत इसके पीछे आई हुई होती है। वो दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है, गैत्री बाहर आओ। आखिरकार दरवाज़ा खुलता है और गैत्री बहुत खौफज़दा हो जाती है, लेकिन दरवाज़ा खुलने वाली औरत गैत्री को ढूंढ नहीं पाती और वापस चली जाती है। गैत्री थोड़ा सा सुकून का सांस लेती है, लेकिन ये सुकून सिर्फ चंद ही लम्हों का होता है। अचानक एक शैतानी हाथ इसके मुंह पर आ जाता है और अगले ही लम्हे ये दिखाया जाता है कि कोई अजीब सी ताकत गैत्री को घसीट कर वापस जंगल में ले जाती है। सीन कट होता है और हमें दो लोग शतरंज खेलते हुए नज़र आते हैं। हम मर्द को तो देख सकते हैं, लेकिन सामने बैठी लड़की नज़र नहीं आ रही होती। मर्द कहते हैं कि मिस गैत्री अपने काम में बहुत प्रोफेशनल है, पता नहीं सब कुछ ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। फिर वो लड़की जवाब देती है कि तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। मर्द पूछता है कितना सब्र करना पड़ेगा। 20 साल हो गए हैं इंतज़ार करते हुए। ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे अभी तक इस फिल्म में ये नहीं बताया गया था। अब सीन कट होता है और हमें एक लड़की देवी दिखाई जाती है जो बहुत गरीब है और इंटरनेट सप्लाई का काम करती है और इसी से अपना गुजर बसर करती है। और वो उसकी माँ और उस लड़की की माँ एक जहनी मरीज़ा है, उसकी देखभाल भी करती है इंटरनेट सप्लाई करने के साथ साथ। उसकी माँ हमेशा उसे एक बात कहती है कि एक दिन वो आएंगे और तुझे नुकसान पहुंचाएंगे और तुझे मुझसे दूर ले जाएंगे। तब देवी अपनी माँ को गले लगाती है और कहती है कोई नहीं आ रहा, देखो बचपन से तुम ये कह रही हो कि वो आएंगे और तुम्हें और मुझे ले जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन आज तक कोई नहीं आया और आज भी कोई नहीं आएगा। अब इसकी माँ अपने बेटे के लिए भी बहुत परेशान रहने लगी थी। घबराहट में वो अपने बेटे सीना को कॉल करती है और बच्चों को पूछती है कि कहाँ हो। सीना कहता है कि मैं अपने बॉस डरमा के साथ हूँ और नाइट शिफ्ट पर काम करता हूँ। हालांकि वो झूठ बोल रहा होता है, वो अपने बॉस की बीवी के साथ था और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ऐसा करता था, लेकिन शायद आज के बाद सब कुछ ख़त्म होने वाला था, क्योंकि इसके बॉस की बीवी ने इसे बताया कि तुम्हारे बॉस को सब कुछ पता चल गया है। जैसे ही सीना घर आता है देवी से खूब डांटती है, क्योंकि वो हमेशा देर से घर आता है और इसकी माँ बीमार हो जाती है इसकी टेंशन ले लेके। सुबह देवी काम पर जाती है। आज इसे पुलिस स्टेशन में इंटरनेट कनेक्शन लगवाना होता है, लेकिन इंस्पेक्टर इससे इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि इसका भाई सीना इसकी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात में है। इसी दौरान इन लोगों को सीना के बॉस का फ़ोन आता है। वो पूछता है कि सीना कहाँ है। वो बताते हैं कि सीना घर पर नहीं है। देवी समझ जाती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब सीना की वजह से हो रहा है। अब डरमा अपने आदमियों को कहता है कि अगर सीना घर पर नहीं आ रही तो इसकी माँ को मार दो, ताकि इसे पता चल जाए कि इसने क्या किया है। असल में होता ये है कि डरमा जो कि सीना का बॉस होता है वो पुलिस इंस्पेक्टर होता है और काफ़ी असर सूख वाला बंदा होता है। वो अपने बंदे देवी के घर भेजता है और सीना को ढूंढने के लिए, लेकिन सीना घर से भाग जाता है, फ़रार हो जाता है। पीछे इसकी जहनी मरीज़ माँ और बहन रह जाती है। अब ये पुलिस वाले इनको अपने बंदों को हुक्म देता है कि इसकी माँ को पानी में डुबो कर मार दो। अपने बॉस के हुक्म पर वो लोग देवी की माँ को बाथ टब में डुबो कर मार देते हैं और देवी अपनी माँ की मौत का मंजर खामोशी से देखती रहती है। सुबह पुलिस आती है, लेकिन इंस्पेक्टर खुद सीना का बॉस था, एक ताकतवर और उम्मीद आदमी। इसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता, इसे कोई सज़ा नहीं मिलती, लेकिन देवी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। देवी अपनी सारी नाराज़गी सीना पर निकालती थी। वो सीना को घर से निकाल देना चाहती थी, लेकिन अगर ऐसा करती तो वो खुद किसके साथ रहती, इसका तो कोई नहीं था सिवाय अपने भाई के। रात को उदास देवी अपनी माँ का सामान देखकर रो रही थी, जिसमें इसे एक पुरानी तस्वीर मिली। इस तस्वीर में इसका वालिद भी था और यहाँ हमें ये पता चलता है कि इसका वालिद और कोई नहीं बल्कि वो मिस्टर अगन है, जिसे हमने फिल्म के शुरू में एक औरत के साथ शतरंज यानी चेस खेलते हुए देखा था। देवी अभी ये तस्वीर देख रही थी कि अचानक कमरे की लाइट चली गई। इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसे लगा जैसे कोई इसके पीछे बैठा। वो पीछे मुड़कर देखती है तो अपनी माँ को बैठा पाती है। इसे देखकर वो डर जाती है, क्योंकि इसकी माँ मर चुकी थी। अचानक लाइट ऑन होती है और वो पीछे देखती है, पीछे कोई नहीं होता। उसे लगता है कि ये उसका वहम है और वो फिर इसे वहम समझकर इग्नोर कर देती है। और इसने घबराहट के आलम में एक चीख भी मार दी होती है। इसकी चीख सुनकर सीना कमरे में आता है और इसे तसल्ली देता है और कहता है, देवी हम इस घर में नहीं रह सकते, ये घर माँ की यादों से भरा हुआ है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। देवी जो ज़हनी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुकी थी मान जाती है।
असल में मिस्टर अगन जो कि इनका बाप था, इनके अपने बच्चों के घर आता है और इनसे रिक्वेस्ट करता है कि इसके साथ चलें। वो अपने बच्चे को बहुत मिस करता है और वो उनसे माफ़ी चाहता है कि सारी ज़िंदगी इनसे दूर रहा और ये मुश्किलों में फंसे रहे। लेकिन देवी जी अपने बाप से नाराज़ होती है, वो नहीं मानती। वो कहती है कि जब हम परेशान थे, मुश्किलों में थे, तब हमें सिर्फ माँ ने पाला था। अब जब हम बड़े हो गए हैं, ख़ुद को संभाल सकते हैं, तो अब बाप आ गया है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन चूँकि अब देवी ज़हनी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह मिस्टर अगन अपने बच्चों को लेने आते हैं। खामोशी से देवी और सीना अपना सामान उठाते हैं और इनके साथ चले जाते हैं। अब वो अपने वालिद के घर पहुंचते हैं। वहाँ मिस्टर अगन इनकी मुलाकात बिस्टी से करवाते हैं, जो इनकी हाउस में मेड थी और सारा काम संभालती थी, यानी नौकरानी थी। अंदर जाकर वो अपनी दादी मिस गायत्री से मिलते हैं और ये वही गायत्री है जिन्हें हम फ़िल्म के आगाज़ में देख चुके थे, जिनके साथ कुछ पुरस्कार हुआ था, मगर वो अब भी ज़िंदा थी। रात के खाने के वक्त गायत्री घर की रवायत के बारे में बताती है कि इनके घर और कारोबार को हमेशा औरतें ही संभालती हैं। हमें विरासत की रस्म में देर नहीं करनी चाहिए। सीना बसीना ये रस्म चलती आ रही है और अपनी बहन को बताता है। सीना ये सब सुनता है और अपनी बहन को बताता है। देवी से समझाती है कि वो बहुत पुरानी है, बूढ़े लोग इससे बातें करते हैं। अब सीना देखता है कि इनकी फैक्ट्री का मैनेजर इनके वालिद से चुपके से मिलने आया है। इधर देवी किचन में चाय बना रही होती है, जब इसे खिड़की से फिर वही सरगोशी सुनाई देती है। वो पलट कर देखती है और अपनी माँ को देखकर खौफज़दा हो जाती है। जब वो मुड़ती है तो बेस्टी खड़ी होती है। देवी पहले डर जाती है, लेकिन बेस्टी से तसल्ली देखती है। देवी बेस्टी से पूछती है कि क्या गायत्री 1935 से बिज़नेस चला रही हैं। बेस्टी हैरान होकर पूछती है, ये किसने बताया। देवी कहती है कि जाका ने बताया। बेस्टी कहती है कि किसी की बातों पर यकीन ना करो, बहुत से लोग इनसे हसद करते हैं और ऐसी झूठी बातें फैलाते हैं। अगर शक है तो खुद दादी से पूछ लो। अब बेस्टी दौड़कर गायत्री के पास जाती है और कहती है कि हमारे पास वक्त नहीं है, जाका और आगन ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है, अब देर नहीं करनी। गायत्री कहती है कि मुझे अभी 2 दिन और चाहिए। अभी हमें जाका दिखाई देता है, जो ये सब जानता है कि क्या होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर अगन गायत्री को लेने फैक्ट्री आते हैं। वो इसे गाड़ी की चाबियां देते हैं और कहते हैं कि आज नहीं तो कल मैंने तुम्हारे लिए कुछ डिग्गी में रखा है, वो निकाल लेना। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक वादा करना होगा। ये वादा क्या है अभी फ़िल्म में नहीं बताया जाता। इस वादे के बारे में फ़िल्म के लास्ट में पता चलेगा और यही फ़िल्म का मेन ट्विस्ट होगा। घर में देवी दांत साफ कर रही होती है। जब इसे वॉशरूम में कुछ काला सा नज़र आता है, वो पीछे मुड़कर देखती है तो बेस्टी खड़ी होती है, जो कहती है तुम्हारी दादी ने तुम्हें बुलाया है। अब हम देखते हैं कि बेस्टी और मिस्टर अगन शतरंज खेलने बैठे हैं। मिस्टर गायत्री आते हैं और देवी को बहुत सी बातें बताते हैं, जैसे इसकी आदत इसका मौसीकी सुनाना, और अपनी मौसीकी का ज़रख़ीज़ा भी दिखाते हैं।